सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लगातार माइक्रो इकोनॉमिक्स के लेक्चर अपलोड कर रहे हैं। एक बार पुनः स्वागत है आपका वन स्टॉप एजुकेशन पोर्टल में। आज हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का लेक्चर नंबर 11 होगा। इससे पहले हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स के 10 वीडियोस को अपलोड कर दिया है, आप जाकर उन्हें देख सकते हैं, जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। जैसे अगर आप क्या कहते हैं यूजीसी नेट जून 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, या पीजीटी या डीएसएसबी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, या यूपी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए भी जो है आपके लिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियोज़ हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण लेक्चर हैं। तो चलते हैं, आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा फॉर्म्स ऑफ मार्केट का लेक्चर नंबर 3। इससे पहले हमने फर्स्ट वीडियो में फॉर्म्स ऑफ मार्केट में जो है हमने परफेक्ट कंपटीशन, और उसके बाद हमने दूसरे में जाना मोनोपोली, एंड आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, यानी फॉर्म्स ऑफ मार्केट का लेक्चर नंबर 3। तो इसमें हम जानेंगे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, या आपका क्या कहते हैं एकाधिकारिक प्रतियोगिता के बारे में। तो समझते हैं इसका इंट्रोडक्शन के बारे में, देखते हैं कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जो है किसे कहते हैं करके। इंट्रो की अगर बात करें मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन या एकाधिकारिक बाजार की, तो यह एक मार्केट वेयर लार्ज नंबर ऑफ सेलर एंड बायर्स, यानी कि मोनोपोलिस्टिक मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां लार्ज नंबर्स ऑफ बायर्स एंड सेलर होते हैं, एंड सेलर आर डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट सेल करते हैं। सेलर जो है सेल करते हैं आपका डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट को, एंड मोनोपोलिस्टिक इज सेंट्रल सिचुएशन ऑफ परफेक्ट एंड मोनोपोली मार्केट, यानी कि जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट है यह एक सेंट्रल सिचुएशन है आपका परफेक्ट और मोनोपोलिस्ट मार्केट का। इट इज ए फाउंड इन रियल लाइफ और इन सिचुएशन, यानी कि यह वास्तविक जीवन की स्थिति में पाया जाता है, यानी कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जो मार्केट होता है वो हमारे वास्तविक जीवन में पाया जाता है। इट इज फाउंड इन रियल लाइफ सिचुएशन। इम्परफेक्ट कंपटीशन बिकम सब्जेक्ट ऑफ स्टडी आफ्टर 1933, यानी 1933 के बाद जो है अपूर्ण प्रतियोगिता अध्ययन का विषय बन गई। यानी कि इससे पहले जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है दोनों एक ही पार्ट थे। जब 1933 में जो है रैगनर से आए, उन्होंने जो है माइक्रो और मैक्रो को 2 पार्ट में डिवाइड किया, तब से ही जो है ये इम्परफेक्ट कंपटीशन एक सब्जेक्ट बन गया अध्ययन के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है 2 इकोनॉमिस्ट पब्लिश्ड 2 डिफरेंट बुक्स, यानी कि 2 इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने जो है पब्लिश किया बुक्स। मिस्टर जॉन रॉबिन्सन, द इकोनॉमिक ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन, यानी यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि द इकोनॉमिक ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन के राइटर कौन हैं। तो द इकोनॉमिक्स ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन के जो राइटर हैं वो हैं आपके जॉन रॉबिन्सन, एंड द थ्योरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, द थ्योरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के जो राइटर हैं वो हैं आपके प्रोफेसर चैम्बरलिन। 2 बुक हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टि से जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। पहला द इकोनॉमिक ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन, यानी अपूर्ण प्रतिस्पर्धा का जो बुक थी वो दिया था आपका मिस्टर जॉन रॉबिन्सन के द्वारा, एंड प्रोफेसर चैम्बरलिन के द्वारा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को दिया गया। एंड नेक्स्ट आते हैं आपका फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो अब जानते हैं कि कौन कौन से फीचर हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट के। एंड पहला फीचर की अगर बात करें, लार्ज नंबर्स ऑफ फर्म्स, यानी कि मोनोपोलिस्टिक मार्केट में जो है लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स होती हैं। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल फर्म्स, सिंगल फर्म विल नॉट इन्फ्लुएंस मार्केट सप्लाई, यानी जो एक सिंगल फर्म है वो मार्केट की सप्लाई को या सप्लाई ऑफ कमोडिटी को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती है। एंड प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन होते हैं, यानी इसकी जो दूसरा फीचर है वो है प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन।
यानी उत्पादन में भेदभाव होता है। A large number of firms having small share of market demand for the product, यानी large number of firms होते हैं having small share of market demand for the product, यानी प्रोडक्ट के डिमांड में उनका जो शेयर होता है लार्ज नंबर ऑफ फर्म के वो होता है स्मॉल। ईच फर्म आर प्रोड्यूस डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट, यानी कि जो प्रत्येक फर्म है वो डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता है। एंड प्रोडक्ट आर डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ देयर साइज, क्वालिटी, पैकेजिंग एंड शेप, यानी कि इसमें जो प्रोडक्ट हो वो डिफरेंट होते हैं इन टर्म्स ऑफ साइज के एंड क्वालिटी एंड पैकेजिंग एंड शेप के। उसके बाद नेक्स्ट जो फीचर है वो है प्रोडक्ट आर क्लोज सब्स्टिट्यूट टू ईच अदर, यानी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो है प्रोडक्ट क्लोज सब्स्टिट्यूट होते हैं ईच अदर एंड देयर इज नो मच डिफरेंट इन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि प्राइस में जो है कोई डिफरेंस नहीं होता। देयर इज नो मच डिफरेंस इन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। दिस कॉन्सेप्ट गिवन बाय चैम्बरलिन, ये जो कॉन्सेप्ट है इसको दिया है आपका चैम्बरलिन ने। चैम्बरलिन का कहना है कि यहाँ जो है इस मोनोपोलिस्टिक मार्केट में जो प्रोडक्ट होते हैं वो क्लोज सब्स्टिट्यूट होते हैं, यानी निकट के विकल्प उपलब्ध होते हैं आपके किसी भी कमोडिटी के, और यहाँ पे जो है डिफरेंट इन प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट नहीं होता है, उत्पादों की कीमत में ज़्यादा अंतर जो है नहीं होता है। एंड दिस कॉन्सेप्ट गिवन बाय चैम्बरलिन, एंड चैम्बरलिन के द्वारा यह कॉन्सेप्ट दिया गया है। क्लोज सब्स्टिट्यूट का जो कॉन्सेप्ट है मोनोपोलिस्टिक मार्केट में वो किसने दिया? आपका चैम्बरलिन के द्वारा। पार्शियल कंट्रोल ओवर प्राइस, यानी कीमतों पर जो है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में फर्म का पार्शियली कंट्रोल होता है, यानी कि कीमतों पर जो है आंशिक नियंत्रण होता है। देयर इज पार्शियल कंट्रोल ओवर प्राइस, देयर इज, यहां पे जो है देयर इज पार्शियल कंट्रोल ओवर प्राइस, दैट्स वाई डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड, यानी इसकी वजह से जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का जो डिमांड कर्व होता है वो डाउनवर्ड होता है, क्योंकि यहाँ पे जो है पार्शियली कंट्रोल होता है आपका प्राइस में। बट डिमांड कर्व यानी AR इज मोर इलास्टिक ड्यू टू सम कंट्रोल ओवर प्राइस, यानी कि जो आपका डिमांड कर्व होता है वो मोर इलास्टिक होता है इन केस ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अगर हम बात करेंगे आपका क्या कहते हैं मोनोपोली में, तो उसमें जो है लेस इलास्टिक होगा या इन इलास्टिक के बराबर होगा डिमांड कर्व। आप देख सकते हैं कि प्राइस के पार्शियली कंट्रोल और ओवर प्राइस में होने पर जो है जो डिमांड कर्व होता है मोनोपोली का वो इस प्रकार होता है, यानी AR जो है वो डिमांड कर्व को शो करता है, एंड एक्स एक्स पे जो है आउटपुट को डिनोट किया गया है, और वाई एक्स पे जो है कॉस्ट एंड रिवेन्यू को शो किया गया है, और MR जो है वो है आपका मार्जिनल रिवेन्यू कर्व। एंड इक्विलिब्रियम वहाँ पे होता है जहाँ पे मार्जिनल रिवेन्यू इक्वल टू होता है आपका मार्जिनल कॉस्ट, यानी शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कट कर रहा है आपका बिलो टू अबव, यानी कि ई पॉइंट में जो है ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे जो है आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। कंप्लीट कंट्रोल ओवर प्राइस लाइक मोनोपोली नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट, यानी कि मोनोपोली में जो होता है प्राइस पे कंट्रोल होता है, बट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो है क्लोज सब्स्टिट्यूट के होने के कारण, यानी किसी भी कमोडिटी के क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होते हैं इन केस ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, तो इसी की वजह से जो है प्राइस में कंट्रोल नहीं हो पाता है। एंड नेक्स्ट है, आप देख सकते हैं इसका जो एग्जाम्पल है, इसमें एक बीमार की कंपनी है वो डिफरेंट टाइप के बीमार को जो है सेल करती है, और उसमें जो है कोई प्राइस में कोई कंट्रोल नहीं होता है। नो प्राइस कंपटीशन, यानी गैर मूल्य प्रतियोगिता नहीं होती है। जो फोर्थ फीचर है आपका मोनोपोलिस्टिक का वो है आपका नो प्राइस कंपटीशन। इट मीन्स सेलर नॉट कॉम्पीट विथ इंक्रीज और डिक्रीज इन प्राइस, यानी कि सेलर जो है वो कॉम्पीट नहीं कर सकता है जब डिक्रीज एंड इंक्रीज होगा किसी कमोडिटी की प्राइस को।
दे compete with each other by providing offer टू द कंज्यूमर, यानी कि वे जो है उपभोक्ताओं को ऑफर प्रदान करके एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। यानी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो फर्म होते हैं वो कंज्यूमर को ऑफर जो है प्रोवाइड करके compete कर सकते हैं। और एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टीजमेंट टू प्रमोट सेल, यानी कि अपने कमोडिटी को सेल करने के लिए वो मोर से मोर, अधिक से अधिक जो है एडवर्टीजमेंट करते हैं कमोडिटी में। एंड सेलिंग कॉस्ट, इसमें जो है जो 5 फीचर है मोनोपोलिस्टिक का, 5th फीचर है वो है आपका सेलिंग कॉस्ट होता है। इसमें सेलिंग कॉस्ट होता है, इट मीन्स एक्सपेंडिचर ऑन द सेल एंड प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि सेलिंग कॉस्ट होता है यानी एक्सपेंडिचर ऑन द सेल एंड प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए या सेल करने के लिए जो है सेलिंग कॉस्ट होती है। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल में जो है आपका एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टीजमेंट, यानी किसी भी कमोडिटी को सेल करने के लिए उसमें एडवर्टीजमेंट करना पड़ता है, इसलिए जो है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में सेलिंग कॉस्ट होती है। पब्लिसिटी थ्रू टीवी, न्यूज़पेपर, जर्नल्स एंड रेडियो एक्स्ट्रा, विज्ञापन पर व्यय प्रचार के माध्यम से, यानी कि जो है जो भी फर्म होते हैं वो विज्ञापन करती हैं आपका पब्लिसिटी टीवी के थ्रू एंड न्यूज़पेपर के थ्रू एंड जर्नल्स के थ्रू एंड रेडियो के थ्रू, इसके माध्यम से जो एडवर्टीजमेंट किया जाता है उसी की वजह से जो है आपका सेलिंग कॉस्ट यानी बिक्री लागत होती है। एंड नेक्स्ट है सेलिंग कॉस्ट इज रिलेटेड विथ वेरिएबल कॉस्ट, यानी जो सेलिंग कॉस्ट होती है वो रिलेटेड होती है आपका विथ वेरिएबल कॉस्ट के साथ। एंड नेक्स्ट है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ सेलिंग कॉस्ट गिवन बाय चैम्बरलिन, यानी कि पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि आपका जो कॉन्सेप्ट है सेलिंग कॉस्ट का, उसका कॉन्सेप्ट किसने दिया है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ सेलिंग कॉस्ट गिवन बाय चैम्बरलिन, चैम्बरलिन के द्वारा यह कॉन्सेप्ट दिया गया है सेलिंग कॉस्ट का इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, विच इज यूजली यू शेप्ड, जो है कैसे होता है आपका यू शेप का होता है। कॉन्सेप्ट ऑफ सेलिंग कॉस्ट गिवन बाय प्रोफेसर चैम्बरलिन, विच यूजुअली जो आमतौर पर होता है आपका यू आकार की होती है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका फ्रीडम टू एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म, यानी फर्मों के प्रवेश और बहिर्गमन की या निकास की इसमें स्वतंत्रता होती है। जो 6th फीचर है आपका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का वो है फ्रीडम, यानी कि जो है फर्मों को फ्रीडम है टू एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म, यानी फर्म को एंट्री और एग्जिट करने में के लिए फ्रीडम है। व्हेन एग्जिस्टिंग फर्म गेट सुपर नॉर्मल प्रॉफिट न्यू फर्म विल एंटर, यानी कि जब जो है फर्म गेट कर रहा है आपका एग्जिस्टिंग फर्म, यानी जो उस मार्केट में एग्जिस्ट है उपस्थित है, वो अगर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कर रहा है शॉर्ट रन में, तो लॉन्ग रन में क्या होगा कि न्यू फर्म विल एंटर करेगा। एंड इफ एग्जिस्टिंग फर्म फेस लॉसेस, अगर जो है एग्जिस्टिंग फर्म लॉस फेस कर रहा हो तो दे में लीव द फर्म मार्केट, यानी कि तो उस केस में क्या होगा कि लॉन्ग टर्म में वो लीव कर जाएंगे आपके मार्केट को। जब फ्रीडम टू एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म, जब फर्म को जो है क्या होगा प्रॉफिट होगा, जब प्रॉफिट होगा तो फर्म क्या करेंगे मार्केट में एंटर होंगी, एंटर न्यू फर्म। एंड जब लॉसेस होगा तो लॉस के केस में क्या होगा कि एग्जिट एग्जिस्टिंग फर्म, जो एग्जिट करेगी एग्जिस्टिंग फर्म लॉसेस के स्टेज में। एंड उसके बाद है आपका 7th जो फीचर है वो लिमिटेड मोबिलिटी ऑफ फैक्टर, यानी कि कारकों की जो गतिशीलता होती है वो सीमित होती है इन केस ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, यानी कि जो कारक हैं या फैक्टर हैं, यानी कि लिमिटेड मोबिलिटी ऑफ फैक्टर, कारकों की सीमित गतिशीलता। देयर आर डिफरेंशिएट प्रोडक्ट आर प्रोड्यूस्ड, यानी कि डिफरेंशिएट प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस किए जाते हैं। फैक्टर प्राइस इन ईच फर्म विल बी डिफरेंट, यानी जो साधन लागत है फैक्टर प्राइस है वो इस फर्म के लिए यानी प्रत्येक फर्म के लिए विल बी डिफरेंट होता है। So neither the factor of production nor goods or service are perfectly
मोबाइल। यानी कि कहने का मतलब यह है कि न तो उत्पादन के कारक या उत्पादन के साधन और न ही सामान और सेवाएं पूरी तरह से मोबाइल हैं या एक दूसरे स्थान जो है मोबाइल कर सकते हैं या मूव कर सकते हैं। लिमिटेड है यानी लिमिटेड मोबिलिटी ऑफ फैक्टर, यानी किसके कारण? डिफरेंशिएट प्रोडक्ट के कारण। एंड फैक्टर प्राइस इन फर्म क्या है? डिफरेंट है। एंड इम्परफेक्ट नॉलेज आपका क्या कहते हैं? अपूर्ण यानी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो है बायर्स एंड सेलर को जो है वो इम्परफेक्ट नॉलेज होता है। प्रोडक्ट आर डिफरेंशिएटेड इन टर्म्स ऑफ, प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट आर डिफरेंशिएटेड इन टर्म्स ऑफ शेप। प्रोडक्ट डिफरेंशिएट कैसे होता है? आपका शेप के, उसके बाद साइज में एंड क्वालिटी में, इसमें जो है डिफरेंशिएशन होता है प्रोडक्ट में। शेप में होता है आपका, साइज में होता है एंड क्वालिटी में। सो इट इज डिफिकल्ट फॉर द बायर्स टू फाइंड एक्चुअल प्राइस, यानी इसलिए जो है खरीदारों के लिए वास्तविक कीमत का पता लगाना क्या है? मुश्किल है, यानी डिफिकल्ट फॉर द बायर्स टू फाइंड एक्चुअल प्राइस, यानी एक्चुअल प्राइस फाइंड करना जो है वो क्या होता है आपका? डिफिकल्ट होता है। एंड नेक्स्ट है इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म, यानी फर्म का संतुलन कब होता है इन केस ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। फर्म का संतुलन इन केस ऑफ मोनोपोलिस्टिक या एकाधिकार बाजार में, एकाधिकारिक प्रतियोगिता बाजार में, इसमें भी दो कंडीशन होती हैं। पहला आता है आपका शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम, एंड दूसरा आता है आपका लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम कंडीशन जहां पे मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, इक्विलिब्रियम वहां पे होता है, एग्जिस्ट करता है जहां पे मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू होता है। एंड दूसरा मार्जिनल कॉस्ट कट्स एमआर फ्रॉम बिलो, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट जो है वो कट करेगा आपका एमआर को फ्रॉम बिलो से अबव की तरफ। तो समझते हैं शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम एंड लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। पहला है आपका शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को 3 स्थितियां प्राप्त होती है। एक तो आपका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, शॉर्ट रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट एंड नॉर्मल प्रॉफिट एंड मिनिमम लॉसेस, ये 3 स्थितियां होती हैं। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट वहां पे होगा जहां पे जो है AR ग्रेटर होगा आपका AC से, AR ग्रेटर होगा AC से, यानी एवरेज रेवेन्यू इज मोर देन द एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, MC कट्स MR फ्रॉम बिलो। इस केस में आप देख सकते हैं कि जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में सुपर प्रॉफिट होगा वो होगा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, वो होगा आपका ये वाला जो एरिया है, इस एरिया को जो है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कहा जाएगा। यानी कि P1A वाला जो एरिया होगा इसको जो है हम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट के नाम से जानेंगे। AR कर्व देख सकते हैं आप, क्या कहते हैं, डाउनवर्ड स्लोप है एंड मोर इलास्टिक होगा, और MR कर्व लेस होगा आपका AR से, और इक्विलिब्रियम वहां पे होगा जहां पे जो है मार्जिनल कॉस्ट कट कर रही हो MR को नीचे से फ्रॉम बिलो। अंडर दिस कंडीशन द AR इज मोर देन AC, यानी आपका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, यानी फर्म जो है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट वहां पे होगी जहां पे AR ग्रेटर होगा आपका मोर देन द एवरेज कॉस्ट से। एंड अगला है आपका नॉर्मल प्रॉफिट। तो फर्म को दूसरी जो स्थिति है, कंडीशन है, वो है आपका नॉर्मल प्रॉफिट यानी सामान्य लाभ की। अंडर दिस कंडीशन द AR इज जस्ट इक्वल टू AC, यानी कि जहां पे जो है AR इक्वल टू AC होगा, यानी AR इक्वल टू AC होगा, वहां पे जो है आपका नॉर्मल प्रॉफिट होगा, यानी कि नो गेन नो लॉस की सिचुएशन होती है इस केस में, नॉर्मल प्रॉफिट की केस में। यानी कि जहां पे एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू एवरेज कॉस्ट होता है, वहां पे जो है आपका क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट की स्थिति यानी सामान्य प्रॉफिट की स्थिति होती है।
अंडर दिस कंडीशन द AR इज जस्ट इक्वल टू AC, AR इक्वल टू AC होता है, एंड मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू एंड MC कट फ्रॉम MR फ्रॉम बिलो। आप देख सकते हैं ये वाली कंडीशन जहाँ पे जो है AR इक्वल टू AC होगा और MC को जो है MR जो है MC को नीचे से कट करे, यानी इस कंडीशन में जो है आपका क्या कहते हैं नॉर्मल प्रॉफिट होगा। उसके बाद मिनिमम लॉसेस कब होगा शॉर्ट रन में फर्म को, यहाँ पे जो है AR लेस होगा आपका एवरेज कॉस्ट से, उस केस में जो है मिनिमम लॉसेस यानी न्यूनतम नुकसान या हानि कह सकते हैं। अंडर दिस कंडीशन AR इज लेस देन AC, यानी कि AR जो है वो लेस हो जाएगा आपका AC से, तो इस केस में क्या होगा कि मिनिमम लॉसेस होंगे फर्म को। आप देख सकते हैं कि ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये जो है क्या कहते हैं आपका मिनिमम लॉसेस के एरिया है, यानी PA-B-P1 वाला जो एरिया है ये जो है मिनिमम लॉसेस वाला, क्योंकि यहाँ पे जो है AR जो कर्व है वो लेस है आपका AC से, AC कर्व यानी एवरेज कॉस्ट कर्व जो है वो ऊपर चले गया एवरेज रिवेन्यू कर्व से, एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है वो भी लेस है आपका एवरेज कॉस्ट से। तो इस केस में क्या होगा कि मिनिमम लॉसेस, यानी कि मिनिमम लॉस इक्वल टू होता है AC एवरेज कॉस्ट माइनस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट करेंगे तो हमें जो है मिनिमम लॉस प्राप्त हो जाएगा इन केस ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। एंड लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म, और जो अगली जो कंडीशन है वो है आपका लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म, यानी फर्म को दीर्घकाल में किस प्रकार से संतुलन होगा या संतुलन में होगी कोई फर्म, इसके बारे में समझते हैं। इन लॉन्ग रन फर्म कैन अर्न ओनली नॉर्मल प्रॉफिट, यानी लॉन्ग रन में क्या होता है कि फर्म सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट को ही अर्न करेगी। पर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होगा कि इन लॉन्ग रन फर्म कैन अर्न ओनली नॉर्मल प्रॉफिट बिकॉज देयर इज फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म, यानी कि नॉर्मल प्रॉफिट इसलिए करेगी फर्म क्योंकि यहाँ पे जो है फर्म एग्जिट और एंट्री कर सकते हैं। AR इज इक्वल टू लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, यानी कि AR इक्वल टू होता है आपका LAC के बराबर, LAC, यानी कि नॉर्मल प्रॉफिट क्यों होगा क्योंकि वहां पे जो है फर्म या तो एंटर कर सकते हैं अगर क्या कहते हैं प्रॉफिट हो रही हो एग्जिस्ट फर्म को, या अगर क्या कहते हैं लॉस हो रहा हो तो वो जो है फर्म को लीव करेगी या मार्केट को लीव कर देगी। तो इस वजह से जो है आपका नॉर्मल प्रॉफिट ही होगा आपका लॉन्ग रन में। चैम्बरलिन हैज यूज्ड द टर्म प्रोडक्ट ग्रुप इंस्टेड ऑफ इंडस्ट्री, यानी चैम्बरलिन ने जो है उद्योग के स्थान पर उत्पाद समूह शब्द का प्रयोग किया, यानी यहां पे जो है प्रोडक्ट ग्रुप कहा है आपका किसने, चैम्बरलिन के अनुसार। एंड उसके बाद है लॉन्ग रन फर्म विल नॉट अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, यानी लॉन्ग रन में क्या होता है कि फर्म जो है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकती। क्यों, इसके भी कोई रीजन है। देखो, इफ फर्म अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अदर फर्म विल एंटर इन द ग्रुप, यानी कि चैम्बरलिन ने जो है इंडस्ट्री को प्रोडक्ट ग्रुप के नाम से जाना जाता है। पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन कि प्रोडक्ट ग्रुप के नाम से किसने दिया प्रोडक्ट ग्रुप का कॉन्सेप्ट, तो प्रोडक्ट ग्रुप का जो कॉन्सेप्ट दिया है वो दिया है आपका चैम्बरलिन ने। इफ फर्म अर्न नॉर्मल प्रॉफिट अदर फर्म विल एंटर इनटू द ग्रुप, दे विल प्रोड्यूस क्लोजली रिलेटेड गुड्स, यानी कि वो जो है प्रोड्यूस करने, दे विल प्रोड्यूस क्लोजली रिलेटेड गुड्स, जो है क्लोजली यानी बारीकी से संबंधित सामान का उत्पादन करेंगे। एंड सप्लाई इंक्रीज, सप्लाई फिर जो है सप्लाई जो है उस कमोडिटी की इंक्रीज हो जाएगी। सप्लाई के इंक्रीज होने से प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट विल डिक्रीज, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट विल डिक्रीज हो जाएगा। तो क्या हो गई, मार्केट से जो है फर्म एग्जिट करना स्टार्ट हो जाएगी। एंट्री ऑफ द न्यू फर्म इंटर
या एंट्री ऑफ द न्यू फर्म इनटू मार्केट विल कंटिन्यू until firms are no longer making सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, यानी नई फर्म का बाजार में प्रवेश तब तक जारी रहेगा, नई फर्म का बाजार में जो प्रवेश तब तक जारी रहेगा जब तक फर्म सुपर नॉर्मल लाभ नहीं कमा रही हैं। यानी कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जो है जब तक कमा रही हैं तब तक जो है फर्म क्या करेंगे, मार्केट में एंटर करते रहेंगी। उसके बाद है आपका नेक्स्ट है फर्म विल नॉट इनकर लॉस, यानी फर्म को घाटा नहीं होगा, यानी फर्म को मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो है फर्म को विल नॉट इनकर इन लॉस, फर्म जो है को घाटा नहीं होगा, इनकर लॉस। इन लॉन्ग रन यानी दीर्घकालीन में जो है फर्म विल नॉट इनकर लॉस बिकॉज इफ फर्म सफर लॉसेस इट्स बेटर फॉर द फर्म टू क्लोज डाउन एंड लीव द ग्रुप, यानी लंबे समय में फर्म को नुकसान नहीं होगा, लंबे समय में जो है फर्म को नुकसान नहीं होगा, क्योंकि अगर फर्म को नुकसान होता है तो वो फर्म क्या करेगी, समूह को बंद करना या छोड़ना बेहतर मानेगी, यानी कि उसको लीव करना स्टार्ट कर देगी। इन लॉन्ग रन फर्म विल नॉट इनकर लॉसेस, यानी लॉन्ग रन में जो है फर्म लॉस नहीं प्राप्त करेगी, इनकर करेगी। इफ फर्म सफर लॉसेस इट्स बेटर फॉर द फर्म टू क्लोज डाउन एंड लीव द ग्रुप। व्हेन लॉसिंग फर्म क्वाइट द ग्रुप टोटल सप्लाई ऑफ गुड्स विल फॉल एंड, यानी कि फर्म के हारने पर समूह छोड़ दे तो माल की कुल आपूर्ति गिर जाएगी, यानी व्हेन लॉसिंग फर्म क्वाइट द ग्रुप टोटल सप्लाई ऑफ गुड्स विल फॉल एंड इट विल इंक्रीज द प्राइस, तो क्या होगा कि प्राइस जो है इंक्रीज हो जाएगी। प्राइस के इंक्रीज होने से वंस गेन फ्रॉम एंड और एनेबल टू अर्न नॉर्मल प्रॉफिट, तो वो जो है फिर से दोबारा क्या होगी, नॉर्मल प्रॉफिट को अर्न करना स्टार्ट कर देगी फर्म। और एक स्थिति ऐसी आएगी कि वह जो है फर्म जो है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की स्थिति में चले जाएगी। अतिरिक्त क्षमता, यह क्वेश्चन भी काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है नेट में कि एक्सेस कैपेसिटी रिलेटेड विच मार्केट, एक्सेस कैपेसिटी यानी अतिरिक्त क्षमता कौन से मार्केट से रिलेटेड है, तो एक्सेस कैपेसिटी की जो वो जो रिलेटेड है वो है आपका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन से, यानी एक आधिकारिक प्रतियोगिता से रिलेटेड है। इन लॉन्ग रन फर्म कैन अर्न ओनली नॉर्मल प्रॉफिट, यानी लॉन्ग रन में क्या होता है कि फर्म कैन अर्न कर सकता है ओनली नॉर्मल प्रॉफिट, सो देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सेस कैपेसिटी, यानी कि इसकी जो पॉसिबिलिटी होगी वो एक्सेस कैपेसिटी की हुई है। लंबे समय में फर्म केवल सामान्य लाभ कमा सकती है, सो क्षमता से अधिक होने की संभावना है। एक्सेस कैपेसिटी इज द डिफरेंस बिटवीन ऑप्टिमम आउटपुट एंड द एक्चुअल आउटपुट, यानी एक्सेस कैपेसिटी जो डिफरेंस है वो है आपका ऑप्टिमम आउटपुट एंड एक्चुअल आउटपुट के बीच में का डिफरेंस जो है एक्सेस कैपेसिटी कहलाती है। यानी कि y से y1 ये वाला जो एरिया है ये आपका एक्सेस कैपेसिटी का एरिया है। एक्सेस कैपेसिटी अराइज बिकॉज फर्म नॉट प्रोड्यूस एट मिनी पॉइंट ऑफ एसी, यानी कि एक्सेस कैपेसिटी अराइज करता है बिकॉज फर्म नॉट प्रोड्यूस एट मिनिमम पॉइंट ऑफ एवरेज कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट के मिनिमम पॉइंट से अराइज नहीं हो रही है, इसकी वजह से जो है एक्सेस कैपेसिटी होगी। यानी कि मिनिमम पॉइंट कहाँ है, यहाँ पे है, तो इतना जो है ये एक्सेस कैपेसिटी है। यहाँ पे इक्विलिब्रियम यहाँ पे है, तो ये जो है एक्सेस कैपेसिटी की सिचुएशन कहलाएगी। एक्सेस कैपेसिटी इक्वल टू ऑप्टिमम आउटपुट माइनस एक्चुअल आउटपुट। पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि एक्सेस कैपेसिटी बराबर क्या होता है, तो एक्सेस कैपेसिटी इक्वल टू होता है एक्सेस कैपेसिटी इक्वल टू ऑप्टिमम आउटपुट माइनस एक्चुअल आउटपुट। ऑप्टिमम आउटपुट माइनस एक्चुअल आउटपुट करेंगे तो हमें जो है अतिरिक्त क्षमता यानी एक्सेस कैपेसिटी प्राप्त हो जाएगी। कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेस कैपेसिटी गिवन बाय जॉन एम कैसल, जॉन एम कैसल के द्वारा ये जो है कॉन्सेप्ट दिया गया है। पूछा जा सकता है कि कॉन्सेप्ट गिवन बाय हु,
एक्सेस कैपेसिटी, एक्सेस कैपेसिटी का जो कॉन्सेप्ट है, एक्सेस कैपेसिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो किसके द्वारा दिया गया है? तो जो एक्सेस कैपेसिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया गया है आपका जॉन एम कैसल के द्वारा दिया गया है। एक्सेस कैपेसिटी इक्वल टू होता है आपका ऑप्टिमम आउटपुट माइनस एक्चुअल आउटपुट। ऑप्टिमम आउटपुट माइनस एक्चुअल आउटपुट करेंगे तो हमें जो है एक्सेस कैपेसिटी प्राप्त हो जाएगी। एंड कॉजेज ऑफ एक्सेस कैपेसिटी यानी अतिरिक्त क्षमता या एक्सेस कैपेसिटी के कॉज कौन कौन से हैं समझते हैं। पहला है डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। एक्सेस कैपेसिटी का पहला जो कॉज है, जो डिमांड कर्व होता है वो होता है आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग, यानी इस प्रकार से जो डिमांड कर्व होता है वो डाउनवर्ड स्लोप होता है। डाउनवर्ड स्लोपिंग एआर टेंजेंट यू शेप एलएसी ओनली एट फॉलिंग पोर्शन, यानी नीचे की ओर झुका हुआ एआर स्पर्श यू आकार का लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट केवल गिरने वाले भाग पर है, यानी कि जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है वो यू शेप का होता है। तो एक्सेस कैपेसिटी यहाँ पे यानी एलएसी के मिनिमम पॉइंट से पहले ही इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाता है, तो यहाँ पे जो है आपका डाउनवर्ड स्लोप होता है। एंड इफ इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन एआर टेंजेंट इट एट लोएस्ट एलएसी, यानी परफेक्ट कंपटीशन के तहत क्या होता है कि जो एलएसी होता है एलएसी के मिनिमम पॉइंट पे या लोवेस्ट पॉइंट पे जो है एलएसी इंटरसेक्ट कर जाती है। तो इस वजह से यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है ये वाला जो कर्व है इसके मिनिमम पॉइंट पे जो है इंटरसेक्ट कर रही है, और एलएमसी यानी लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो है वो नीचे से इंटरसेक्ट कर रही है आपका अबव से, यानी एआर इक्वल टू एमआर होगा तो वहाँ पे जो है आपका क्या होगा इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। इन केस ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन एआर इक्वल टू एमआर, एंड इन केस ऑफ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन एआर होता है आपका डाउनवर्ड स्लोप होता है। एंट्री ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स इन लॉन्ग रन, यानी लार्ज नंबर ऑफ फर्म इंटर कर जाती है लॉन्ग रन में। एंट्री ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स इन लॉन्ग रन, यानी लंबी अवधि में जो है बड़ी संख्या में फर्मों का प्रवेश हो जाता है। एंट्री ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स इन लॉन्ग रन, यानी कि लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स जो है एंटर कर जाती है मार्केट में टू अटेन एक्सेस प्रॉफिट इन द शॉर्ट रन, न्यू फर्म एंटर द इंडस्ट्री इन द लॉन्ग रन, यानी अगर जो है अटेन करेगी एक्सेस प्रॉफिट इन द शॉर्ट रन, न्यू फर्म एंटर द इंडस्ट्री इन द लॉन्ग रन। ईच फर्म प्रोड्यूस लेस आउटपुट देन इट फुल और ऑप्टिमम कैपेसिटी, यानी प्रत्येक फर्म अपनी पूर्ण या इष्टतम क्षमता से कम उत्पादन करती है, यानी कि प्रत्येक फर्म यानी ईच फर्म प्रोड्यूस करती है लेस आउटपुट, ईच फर्म प्रोड्यूस लेस आउटपुट देन इट फुल और ऑप्टिमम कैपेसिटी, फुल और ऑप्टिमम कैपेसिटी से लेस आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं। एंड हाउ एक्सेस कैपेसिटी इज बेनिफिशियल, यानी अतिरिक्त क्षमता जो है कितने फायदेमंद है। हाउ एक्सेस कैपेसिटी इज बेनिफिशियल, यानी अतिरिक्त क्षमता जो है कितनी फायदेमंद है। मनी मॉडर्न इकोनॉमिस्ट आर आर्ग्यूड दैट एक्सेस कैपेसिटी, मॉडर्न इकोनॉमिस्ट कुछ आधुनिक अर्थशास्त्री थे मॉडर्न इकोनॉमिस्ट, modern economists are argued that excess capacity under monopolistic competition, ठीक है, excess capacity under monopolistic competition is beneficial at some extent, यानी कई आधुनिक अर्थशास्त्रियों का तर्क है कि एकाधिकार कंपटीशन यानी एकाधिकार प्रतियोगिता जो है के तहत अतिरिक्त क्षमता कुछ हद तक फायदेमंद है, यानी कुछ हद तक जो है एक्सेस कैपेसिटी क्या है फायदेमंद है। एक्सेस कैपेसिटी एमर्ज मेनली ड्यू टू प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन अंडर मोनोपोलिस्टिक, यानी अतिरिक्त क्षमता मुख्य रूप से एकाधिकार के तहत उत्पाद भेदभाव के कारण उभरती है। एक्सेस कैपेसिटी एमर्ज करती है आपका मेनली ड्यू टू प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, एमर्ज करती है आपका ड्यू टू प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। And it would lead to product variety which is highly beneficial for the consumer, यह जो है उत्पाद की
विविधता को बढ़ावा देगा। इट वुड लीड टू प्रोडक्ट वेराइटी विच इज हाईली बेनिफिशियल फॉर द कंज्यूमर, जो है हाईली बेनिफिशियल होगा आपका कंज्यूमर को। इट वुड लीड टू वैरायटी विच इज हाईली बेनिफिशियल फॉर द कंज्यूमर, यह उत्पाद की विविधता को बढ़ावा देगा जो उपभोक्ता के लिए अत्यधिक फायदेमंद होगा। एंड उसके बाद नेक्स्ट है द एबिलिटी टू चूज अमॉन्ग वाइड वेराइटी ऑफ क्लोथ्स, फर्नीचर, रेस्टोरेंट, मील एंड वेरियस टाइप ऑफ प्रोडक्ट डिजाइन इंक्रीज सेटिस्फैक्शन और वेलफेयर ऑफ द कंज्यूमर। यानी विभिन्न प्रकार के कपड़े, फर्नीचर, रेस्तरां, भोजन और विभिन्न प्रकार के उत्पादित डिजाइनों में से चुनने की क्षमता उपभोक्ता की संतुष्टि या कल्याण को बढ़ाती है। वेलफेयर ऑफ द कंज्यूमर, सेटिस्फैक्शन और वेलफेयर ऑफ द कंज्यूमर को क्या करती है, इंक्रीज करती है। उसके बाद है आपका नेक्स्ट आएगा सम इंपोर्टेंट पॉइंट्स, यानी कि कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट हैं उसके बारे में जान लेते हैं। एंट्री एंड एग्जिट एंड शिफ्ट इन AR एंड MR कर्व, जो है एंट्री कब होता है, देखते हैं एंट्री एंड एग्जिट कब होता है। एंट्री एंड एग्जिट एंड शिफ्ट इन AR एंड MR कर्व, यानी एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व। इफेक्ट ऑफ एंट्री, यानी कि फर्म जो है कब एंट्री कर सकती है। एंट्री शिफ्ट द एग्जिस्टिंग फर्म डिमांड कर्व एंड इट्स मार्जिनल लेफ्टवर्ड, यानी कि इनिशियली जो आपका क्या कहते हैं डिमांड कर्व D1 है और जो MR कर्व है वो है आपका MR1, और उसके बाद जो है जो आपका डिमांड कर्व है वो शिफ्ट कर जा रहा है लेफ्टवर्ड को, यानी यहाँ शिफ्ट कर रहा है, और MR कर्व भी जो है MR2 में यहाँ पे चले जा रहा है। इफेक्ट टू एग्जिट, एग्जिट कब करता है, शिफ्ट द एग्जिस्टिंग फर्म डिमांड कर्व एंड इट्स मार्जिनल राइटवर्ड, यानी कि ये इधर चले जा रहा है आपका। इनिशियल जो डिमांड कर्व ये था और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व ये था, और जो है यहाँ पे चले गया। अंडर मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन फर्म इज प्राइस टेकर बट सम कंट्रोल ओवर प्राइस। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंतर्गत, अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन फर्म इज प्राइस टेकर बट सम कंट्रोल ओवर प्राइस, यानी प्राइस जो है टेक करता है बट कुछ कंडीशन होती है कि जिसमें जो है कंट्रोल होता है आपका ओवर प्राइस पे। एकाधिकार प्रतियोगिता के तहत फर्म की कीमत लेने वाली होती है, फर्म जो है कीमत लेने वाली होती है लेकिन कीमतों पर कुछ नियंत्रण रखती है। फर्म चूज प्राइस आउटपुट, फर्म चूज करता है आपका प्राइस और आउटपुट कॉम्बिनेशन टू मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट, यानी प्राइस और आउटपुट का कॉम्बिनेशन को वहाँ पे चूज करता है जहाँ पे इसके कॉम्बिनेशन टू मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट, जहाँ पे इसके प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज होते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ सेलिंग कॉस्ट इज इंट्रोड्यूस बाय प्रोफेसर चैम्बरलिन, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ सेलिंग कॉस्ट का जो कॉन्सेप्ट किसने दिया, इंट्रोड्यूस किया था आपका चैम्बरलिन। एंड यू शेप्ड, इट इज यू शेप्ड, पूछा जा सकता है कि यू शेप का सेलिंग कॉस्ट होता है या तो किसने दिया था, प्रोफेसर चैम्बरलिन के द्वारा दिया गया है। इट इज ए कर्व ऑफ एवरेज सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, यह एक कर्व है ऑफ एवरेज सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, यानी यू शेप का, यानी SSC सेलिंग कॉस्ट इस प्रकार से होता है आपका सेलिंग कॉस्ट यू आकार का। AR इज मोर इलास्टिक इन द कंपटीशन, यानी कि AR क्या होता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में मोर इलास्टिक, एवरेज रेवेन्यू या मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू या डिमांड कर्व जो है वो मोर इलास्टिक होता है इन दिस कंपटीशन, यानी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, यानी इस प्रकार से होता है। चैम्बरलिन यूज द वर्ड ग्रुप रादर देन इंडस्ट्री, चैम्बरलिन ने इंडस्ट्री के लिए एक ग्रुप वर्ड को यूज किया था। चैम्बरलिन यूज्ड द वर्ड ग्रुप रादर देन इंडस्ट्री। एक्सेस कैपेसिटी मीन्स वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज, एक्सेस कैपेसिटी का मतलब होता है कि वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज,
इक्विलिब्रियम जो है एक्सेस कैपेसिटी से पहले ही जो है इक्विलिब्रियम हो जा रहा है। मोनोपोलिस्टिक एक्सप्लॉइटेशन कॉन्सेप्ट गिवन बाय मिस्टर जॉन रॉबिन्सन, यानी कि जो मोनोपोलिस्टिक एक्सप्लॉइटेशन है वो कॉन्सेप्ट किसने दिया था आपका, जॉन रॉबिन्सन के द्वारा। आउटपुट एट मिनिमम ऑफ LAC कॉल्ड आइडियल आउटपुट, अगर आउटपुट है मिनिमम ऑफ LAC लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट से है एट मिनिमम ऑफ LAC कॉल्ड क्या, आइडियल आउटपुट। कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेस कैपेसिटी गिवन बाय जॉन एम कैसल, कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेस कैपेसिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो गिवन है आपका किसके, जॉन एम कैसल के द्वारा। ड्यूरिंग एक्सेस कैपेसिटी यानी अतिरिक्त क्षमता के दौरान प्राइस इज मोर देन मार्जिनल कॉस्ट। एक्सेस कैपेसिटी के दौरान क्या होता है कि प्राइस ग्रेटर होता है आपका मार्जिनल कॉस्ट के दौरान, एक्सेस कैपेसिटी। उसके बाद नेक्स्ट है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज मिक्सर ऑफ परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जो मार्केट है वो मिक्सर है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज मिक्सर ऑफ परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली। मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन या मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन का मिक्सर है कौन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोसोनी मींस वन बायस एंड डुओपोसोनी मींस टू बायस। पूछा जा सकता है कि मोनोपोसोनी का मतलब क्या होता है, मोनोपोसोनी मींस वन बायस, मोनोपोसोनी मींस वन बायस एंड डुओपोसोनी मींस टू बायस। मोनोपोसोनी मींस वन बायस एंड डुओपोसोनी मींस टू बायस। एक्सेस कैपेसिटी इज नॉट फाउंड ओनली इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन, एक्सेस कैपेसिटी फाउंड नहीं किया जाता है परफेक्ट कॉम्पिटिशन में। पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि एक्सेस कैपेसिटी किस में नहीं होती है, तो किस में नहीं होती है आपका, परफेक्ट कॉम्पिटिशन। अतिरिक्त क्षमता केवल पूर्ण प्रतियोगिता में ही नहीं पाई जाती है। इन मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन कॉम्पिटिटर हैज फुल कंट्रोल ओवर प्रोडक्ट क्वालिटी, यानी मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन के तहत जो है कॉम्पिटिटर हैज फुल कंट्रोल ओवर प्रोडक्ट क्वालिटी, यानी कि कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट की क्वालिटी पर जो है फुल कंट्रोल होता है। उसके बाद कंटेस्टेबल मार्केट मींस फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म। अगला कॉन्सेप्ट है कंटेस्टेबल मार्केट। कंटेस्टेबल मार्केट, कंटेस्टेबल मार्केट, कंटेस्टेबल मार्केट, कंटेस्टेबल मार्केट मींस फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म। फ्री एंट्री और एग्जिट ऑफ द कंटेस्टेबल, 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 कंटेस्टेबल का मतलब है फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म। According to Chamberlain Group equilibrium model, all firms have similar demand and cost curve, यानी कि according to Chamberlain Group of equilibrium, चैम्बरलिन के अनुसार जो है मॉडल all equilibrium model all firms have similar demand and cost curve, सिमिलर होता है आपका डिमांड एंड कॉस्ट कर्व। अब उसके बाद कुछ क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो आपके जो है एग्जाम के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होगा। पहला क्वेश्चन है डिमांड कर्व अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। डिमांड कर्व किस प्रकार का होता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, अभी मैंने बताया कि मोर इलास्टिक, इसका जो है राइट आंसर होगा मोर इलास्टिक। एक्सेस कैपेसिटी इज द डिफरेंस बिटवीन, एक्सेस कैपेसिटी का जो कैपेसिटी है वो डिफरेंस किस में के बीच बताता है, ऑप्टिमम आउटपुट एंड पोटेंशियल आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट एंड पोटेंशियल आउटपुट, ऑप्टिमम आउटपुट एंड एक्चुअल आउटपुट। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, एक्सेस कैपेसिटी ऑप्टिमम आउटपुट एंड एक्चुअल आउटपुट के बीच डिफरेंस को बताता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेस कैपेसिटी इंप्लाइज, एक्सेस कैपेसिटी क्या बताता है, क्या इंप्लाई करता है, ऑप्टिमम यूज and efficiency, optimum use of resources, waste of resources and potential output and efficiency। तो एक्सेस कैपेसिटी क्या अप्लाई करता है आपका, इसका तात्पर्य है ऑफ वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज, यानी इसका जो है राइट आंसर होगा सी।
उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन वाज गिवन बाय, डेवलप्ड बाय। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का जो कॉन्सेप्ट है वो किसके द्वारा दिया गया है, तो किसके द्वारा दिया गया प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, तो चैम्बरलिन के द्वारा दिया गया है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट। उसके बाद मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन अकर व्हेन देयर इज एन इंटरप्ले ऑफ, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन अकर करता है कि एकाधिकारी प्रतियोगिता तब होती है जब आपस में परस्पर क्रिया होती है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन अकर व्हेन देयर इज एन इंटरप्ले ऑफ मोनोपोली फोर्सेस, कॉम्पिटिटिव फोर्सेस, बूथ मोनोपोली एज वेल एज कॉम्पिटिटिव फोर्सेस। तो इसका जो राइट आंसर होगा बूथ मोनोपोली एज वेल एज कॉम्पिटिटिव फोर्सेस, मोनोपोली एज वेल एज कॉम्पिटिटिव फोर्सेस। उसके बाद अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है अंडर द मोनोपोलिस्टिक फर्म, अंडर द मोनोपोलिस्टिक फर्म, मोनोपोलिस्टिक फर्म के अंतर्गत ओनिंग टू प्रोडक्ट डिफरेंसेस इस फर्म हैज फुल कंट्रोल, यानी एकाधिकार फर्म के तहत जो प्रत्येक फर्म के उत्पाद भेदभाव के कारण फुल कंट्रोल ओवर प्राइस, नो कंट्रोल ओवर प्राइस, पार्शियल कंट्रोल ओवर प्राइस, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि फुल कंट्रोल ओवर प्राइस। Under the monopolistic firm, owning to product differences, each firm has full control over price। full control होता है और partial control होता है, ठीक है, ये है आपका राइट आंसर। In long run under monopolistic competition, profits are maximized or losses are minimized when, आपका क्या कहते हैं, लॉन्ग रन में अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के यहाँ प्रॉफिट आर मैक्सिमाइज और लॉसेस आर मिनिमाइज एंड, जहाँ पे जो है कहाँ हुआ प्रॉफिट आर मैक्सिमाइज और यहाँ पे जो है MR इक्वल टू MC इक्वल टू AR होगा यहाँ पे, ठीक है, इक्विलिब्रियम होता है। एक्सेस कैपेसिटी इज है, एक्सेस कैपेसिटी कैसे है, कैसा सिचुएशन, लॉन्ग रन कॉन्सेप्ट है, एक्सेस कैपेसिटी लॉन्ग रन कॉन्सेप्ट है। अंडर शॉर्ट रन मोनोपोलिस्टिक फर्म कैन अटेंड नॉर्मल, शॉर्ट रन में जो है मोनोपोलिस्टिक फर्म क्या अटेंड कर सकती है, नॉर्मल प्रॉफिट भी, सुपर नॉर्मल, मिनिमम हो गया, एनी ऑफ द अबव इज पॉसिबल, तीनों केसेस जो है पॉसिबल होते हैं। अकॉर्डिंग टू चैम्बरलिन अंडर मोनोपोलिस्टिक मार्केट द नंबर ऑफ फर्म्स आर कॉल्ड ग्रुप, कहलाते हैं ग्रुप। ग्रुप शब्द का यूज किया था आपने, आपका किसने, चैम्बरलिन के द्वारा। उसके बाद ये आंसर है, आप देख सकते हैं, यानी कि फोर्थ कार्टिज चैम्बरलिन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्टिव डिफरेंशिएशन डेवलप्ड बाय, किसने, आपका चैम्बरलिन के द्वारा दिया गया था। प्रोडक्टिव डिफरेंशिएशन का जो कॉन्सेप्ट है चैम्बरलिन के द्वारा, है ना। धन्यवाद। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए लाभदायक सिद्ध हुई होगी। बने रहिए हमारे साथ वन स्टॉप एजुकेशन पोर्टल में। वीडियो पसंद आती है, वीडियो से कुछ आपको गेन होता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि और लोगों तक भी यह वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और इसके बाद आने वाले वीडियो में जो है हम जानेंगे आपका ओलिगोपोली यानी अल्पाधिकार मार्केट के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।